हेलो साथियों, आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के आए हुए हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर CN तिवारी और पुलिस अधिकारी SI करतार सिंह के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई आदेशित की। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि शीघ्रतम कार्रवाई कंप्लीट करें, अगर सेवानिवृत्त हो गए तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो मामला क्या है? मामला है दयाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य। अपील संख्या है 529 AIR 2012, सुप्रीम कोर्ट 3046, दिनांक 3 अगस्त 2012 को निर्णय हुआ। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही साथ कमेंट भी करें और लास्ट में वीडियो शेयर भी करें। 8 दिसंबर 1985 को घटना कब की है? 8 दिसंबर 1985 को गुरमुख सिंह और प्यारा सिंह खेत पर काम कर रहे थे। दिन में करीब 12 बजे श्रीमती बलवंत कौर बेटे और पति के लिए खाना लेकर के आई। कुछ देर बाद यानी 12:45 दयाल सिंह, बुद्ध सिंह, रेशम सिंह, पहलवान सिंह मौके पर आए और उन्होंने प्यारा सिंह गुरमुख सिंह से पूछा कि वे अपने खेत पर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं, जिस पर उन्होंने उत्तर दिया कि खेत दोनों पक्षों की संयुक्त संपत्ति है। बिना किसी उकसावे के सभी आरोपियों ने प्यारा सिंह पर लाठियों से हमला करना शुरू कर दिया। उस समय गुरमुख सिंह थोड़ा पिता से दूरी पर था और प्यारा सिंह की पत्नी पास में ही थी। घटना को देखकर उन्होंने शोर मचाया और प्यारा सिंह को बचाने के लिए दौड़े यानी आए। हालांकि आरोपियों ने यानी जो चारों लोग थे, इनके द्वारा गुरमुख सिंह और बलवंत सिंह, जो कि दोनों बचाने प्यारा सिंह को आए थे, लाठियों से हमला किया। इसी बीच सतनाम सिंह, जो कि अपने खेतों को जोत रहा था, जो पक्षों के खेतों के काफी करीब था, और उत्तम सिंह, जो दूसरे गांव से अपने गांव आ रहा था, ने घटना देखी। इन दोनों व्यक्तियों ने आरोपियों को ललकारा भी, जिस पर आरोपी घटनास्थल से भाग गए। प्यारा सिंह, जिस पर सभी आरोपियों ने लाठियों से हमला किया था, गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ग्रामीण भी मौके पर आ गए। उसके बाद गुरमुख सिंह अपने मृत पिता के शव को ग्रामीणों के पास यानी मौके पर ही छोड़कर पुलिस स्टेशन गए और मौके पर ही किसकी पगड़ी गिर गई? बुद्ध सिंह की पगड़ी। जो मारपीट में ये बुद्ध सिंह है, घटनास्थल पर ही पगड़ी गिर गई थी, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। जो रिपोर्ट है वो SI करतार सिंह की उपस्थिति में दर्ज कराई गई 8 दिसंबर 1985 को लगभग 2:15 बजे। फिर उसके बाद दो घायल कौन कौन से? गुरमुख सिंह और श्रीमती बलवंत कौर की MLC कराई गई। MLC में डॉक्टर ने एक्सरे एडवाइज की। सिर और शरीर की चोटें थी। डॉक्टर के द्वारा लिखा गया कि इनको कठोर और कुंद वस्तु के कारण चोटें पहुंचाई गई हैं। श्रीमती बलवंत कौर की MLC में भी यही सारी चीजें लिखी कि कुंद और कठोर वस्तु के कारण चोटें पहुंचाई गई हैं। डॉक्टर पांडे के अनुसार, पांडे कौन है? जिन्होंने MLC की है, दोनों की। डॉक्टर PC पांडे के अनुसार ये चोटें किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी थी और इनका असर 12 घंटे के भीतर हुआ था तथा चोटों की प्रकृति भी सामान्य थी। डॉक्टर पांडे के अनुसार इन दोनों घायल व्यक्तियों की चोटें 8/12/1985 को दोपहर 12:45 बजे लाठी से लगी होंगी। देखिए फिर से समझिए, डॉक्टर पांडे के अनुसार गुरमुख सिंह और श्रीमती बलवंत कौर को जो चोटें आई हैं वो किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी थी और इनका असर 12 घंटे के भीतर हुआ था तथा चोटों की प्रकृति यानी नेचर कैसा था? सामान्य था। डॉक्टर पांडे के अनुसार इन दोनों घायल व्यक्तियों को चोटें 8/12/1985 को दोपहर 12:45 बजे लाठी से लगी होंगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि डॉक्टर पांडे के अनुसार चोटें किसी कठोर व कुंद वस्तु से लगी थी तथा इनका प्रभाव 12 घंटे के भीतर रहा। इसके बाद SI करतार सिंह घटनास्थल ग्राम सलवाटी के लिए रवाना हुए। उन्होंने खेतों में प्यारा सिंह का शव पड़ा हुआ था। बलवंत सिंह सहित पंचों की उपस्थिति में उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और उन्होंने शव को देखा। मृतक प्यारा सिंह के शरीर पर 3 चोटें थीं तथा उन्होंने क्या किया? फिर उसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उनका मत था कि मृतक की मृत्यु, जो नक्शा पंचनामा मर्ग इंटीमेशन कार्रवाई होती है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट की।
उसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें उनका मत था कि मृतक की मृत्यु उसके शरीर पर पाई गई चोटों के कारण हुई है। क्या हुई है? पाई गई चोटों के कारण हुई है। 100 सिविल अस्पताल हल्द्वानी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और साथ ही साथ अधीक्षक को पत्र भी लिखा गया। 100 कांस्टेबल चंद्रपाल सिंह द्वारा अस्पताल ले जाया गया। हल्द्वानी के सिविल अस्पताल में चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर CN तिवारी ने मृतक प्यारा सिंह के 100 का पोस्टमार्टम किया और 100 पर कोई भी पूर्व मृत्यु या पोस्टमार्टम चोट नहीं पाई। बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर CN तिवारी के द्वारा स्पष्ट किया गया कि 100 पर कोई भी पूर्व मृत्यु या पोस्टमार्टम चोट नहीं पाई। आंतरिक जांच में उन्हें कोई चोट नहीं मिली और वे मौत का कारण पता नहीं लगा सके। इसके अलावा उन्होंने बिस्तरा सुरक्षित रखा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रत्यक्ष 4 दी। 100 की बाहरी और आंतरिक जांच में कोई चोट या असमानता नहीं पाए जाने पर डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित दर्ज की। क्या दर्ज किया? सीलबंद जार में बिस्तरा 7 आए कांस्टेबल को सौंप दिया गया। जार नंबर 1 नमूना परिरक्षक खारा पानी। जार नंबर 2 पेट के टुकड़े। जार नंबर 3 जिगर, तिल्ली और गुर्दे के टुकड़े। मृत्यु लगभग 1 दिन पहले हुई। मौत का कारण पता नहीं चल सका, इसलिए बिस्तरा सुरक्षित रखा गया है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि मृतक का बिस्तरा, जिसे कथित तौर पर डॉक्टर ने पुलिस को सौंपा था, रासायनिक जांच के लिए या फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा ही नहीं गया, FSL में भेजा ही नहीं गया। अगर भेजा भी गया तो उसकी रिपोर्ट ना तो मांगी गई और ना ही कोर्ट के सामने साबित की गई। दरअसल यह कोर्ट की कल्पना पर छोड़ दिया गया। आरोपियों ने उसी दिन शाम करीब 5:45 बजे उसी पुलिस स्टेशन में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। देखिए, पहले गुरमुख सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई। दयाल सिंह, बुद्ध सिंह, रेशम सिंह, पहलवान सिंह के खिलाफ मामला कायम किया गया 323, 302, 34 IPC के तहत। अब क्या हो रहा है कि इनके द्वारा, आरोपी पक्ष के द्वारा मामला कायम करवाया जा रहा है। किसके खिलाफ? आरोपी गणों के खिलाफ। देखिए, आरोपी गण प्यारा सिंह और गुरमुख सिंह के खिलाफ। पीड़ित यहां कौन हो गए? आरोपी गण। आरोपियों ने उसी दिन शाम करीब 5:45 बजे उसी पुलिस स्टेशन में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे हेड कांस्टेबल इंदर सिंह ने प्राप्त किया, जिन्होंने चेक रिपोर्ट प्रदर्श C1 तैयार की और उचित प्रविष्टि की। गुरमुख सिंह के खिलाफ IPC की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया। क्या किया गया? गुरमुख, चूंकि देखिए प्यारा सिंह की तो डेथ हो गई है, अब बचा कौन है? गुरमुख सिंह। तो गुरमुख सिंह के खिलाफ 307 के तहत मामला दर्ज किया गया। दयाल सिंह को FIR प्रदर्श 4A के तहत गिरफ्तार किया गया था। देखिए, दयाल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। किसकी? गुरमुख सिंह की रिपोर्ट पर। यहां गुरमुख सिंह के खिलाफ भी मामला कायम किया गया। क्या किया गया? मामला कायम किया गया था। दयाल सिंह को FIR के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। डॉक्टर KPS चौहान ने CW2 मतलब दयाल सिंह, CW2 यानी ये डॉक्टर KPS चौहान का मार्क है। लगभग 7:45 बजे उक्त आरोपी की जांच करने के बाद डॉक्टर ने उसके शरीर पर 2 चोटें पाई। डॉक्टर चौहान के अनुसार आरोपी के शरीर पर चोटें आग्नेयास्त्र की वस्तु से लगी हो सकती हैं। देखिए साथियों, यहां क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आग्नेयास्त्र की वस्तु से लगी हो सकती हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष और अन्य साक्ष्यों पर विचार करते हुए विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपने दोष सिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश दोनों दिनांक 19 जून 1990 के माध्यम से अभियुक्त व्यक्तियों को धारा 302 के साथ, धारा 34 IPC के साथ साथ, धारा 323 के साथ, धारा 34 IPC के तहत अपराधों का दोषी पाया। धारा 34 के आवेदन के लिए अभियुक्तों की दलीलों पर विचार करते हुए, साथ ही इस दलील पर कि गवाहों ने संबंधित अभियुक्त व्यक्तियों को विशिष्ट भूमिका नहीं दी थी, ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित निर्णय दिया। हमला पहले से ही योजनाबद्ध था। क्या ट्रायल कोर्ट ने दिया? कि हमला पहले से ही योजनाबद्ध था। आरोपी इसे खुलेआम वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मृतक के सिर पर चोट लगी थी, जो शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस पर लाठी से हमला किया गया था। यह स्पष्ट था कि आरोपी व्यक्तियों ने मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर वार करके उसे मारने का इरादा किया था। चोट लगने के बाद मृतक गिर गया और उसके बाद भी आरोपी व्यक्तियों ने उस पर हमला किया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
यह सब दिखाता है कि आरोपी व्यक्ति लाठियों से लैस थे और उन्होंने श्री प्यारा सिंह को घेर कर अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए हमला किया था। उस समय जब घटना अचानक हुई, गवाह कुछ दूरी पर थे, तो यह स्वाभाविक था कि गवाहों ने यह नहीं देखा कि किसके लाठी के वार से श्री प्यारा सिंह और घायल व्यक्तियों को चोटें आईं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में यह स्वाभाविक था कि गवाहों ने घटना के छोटे छोटे विवरणों को नहीं देखा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1971 के क्रिमिनल जे 1135 हरप्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य में माना कि घटना में शामिल अभियुक्तों की बड़ी संख्या को देखते हुए अभियोजन पक्ष के गवाहों का थोड़ा भ्रमित होना स्वाभाविक है। वास्तव में इस मामले के संबंध में कोई जिरह नहीं की गई थी, जिसकी चर्चा ऊपर की गई है। यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति पूरी तरह से लाठियों से लैस होकर घटनास्थल पर गए थे और तुरंत क्या हो गए, तुरंत मेड़ के आधार पर मृतक श्री प्यारा सिंह पर हमला करना शुरू कर दिया। खेत में मेड़ बनी होती है, उसके आधार पर मृतक श्री प्यारा सिंह पर हमला करना शुरू कर दिया। यह दर्शाता है कि वे पूर्व योजना और पूर्व सहमति के साथ वहां गए थे। अपराध के समय सभी 4 अभियुक्त शारीरिक रूप से मौजूद थे। आपराधिक कृत्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किया गया था और वे सभी उस आपराधिक उद्यम में शामिल होकर समान इरादे से आए थे, जिसके लिए वे पूरी तरह से तैयार थे। अभियोजन पक्ष समान उद्देश्य या डिजाइन के अस्तित्व को दिखाने में सफल रहा। सभी अभियुक्त व्यक्ति अपराध में सहयोगी थे। उन्होंने उस समान इरादे में भाग लिया था। प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति उस समान उद्देश्य या समान अनुसरण किए गए तथ्य के लिए उत्तरदायी है। अभियुक्तों द्वारा किए गए कृत्य एक जैसे हैं, क्योंकि वे सभी लाठियों से लैस होकर आए थे और अपने समान इरादे की ओर आगे बढ़ने के लिए अभियुक्तों ने मृतक प्यारा सिंह पर लाठियों से प्रहार किया। उनमें से प्रत्येक मृतक और घायल व्यक्तियों पर लाठियों से प्रहार करने के लिए उत्तरदायी है। यह सभी उचित संदेह से परे साबित हो चुका है कि प्यारा सिंह के सिर पर लाठी मारी गई, जो कि एक महत्वपूर्ण अंग था, और चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। चाहे जिसने भी लाठी मारी हो, प्रत्येक अभियुक्त मृतक के महत्वपूर्ण अंग पर लाठी मारी गई थी। चूंकि लाठी मारी गई थी, जो कि मृतक का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए यह अपराध हत्या के बराबर है। क्या है? हत्या के बराबर है। श्री प्यारा सिंह की मृत्यु घटना में हुई थी। यह पूरी तरह से और सभी उचित संदेह से परे साबित हो चुका है कि लाठी मारे जाने के कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। यह किसी का मामला नहीं है कि उसकी मौत स्वाभाविक रूप से हुई है। आरोपी व्यक्तियों ने धारा 124 के तहत दंडनीय अपराध किया है। श्री गुरमुख सिंह और श्रीमती बलवंत कौर को स्वैच्छिक चोटें पहुंचाने के लिए धारा 323/34 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए धारा 302/34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। ट्रायल कोर्ट के उपरोक्त निर्णय को अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में अपील में चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने 17 मार्च 2008 के अपने निर्णय के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोष सिद्ध के निर्णय और सजा के आदेश की पुष्टि की, जिसके कारण वर्तमान अपील को क्षण मिला। यानी वर्तमान अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। क्या की गई? माननीय अपील कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाए गए तथा विधि के अनुसार सिद्ध किए गए उपरोक्त तथ्यों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि घटना के 3 प्रत्यक्षदर्शी हैं। कौन है? 3 प्रत्यक्षदर्शी हैं। इनमें से 2 घायल गवाह हैं, जिनके नाम है गुरमुख और बलवंत कौर, श्रीमती बलवंत कौर। घटना स्थल पर इन 2 गवाहों की उपस्थिति सामान्य तथा स्वाभाविक है। क्या है? सामान्य और स्वाभाविक है। बलवंत कौर अपने पति तथा पुत्र को लगभग 12 बजे खाना देने गई थी, घटना स्थल पे थी। इन्होंने घटना की तायद करते हुए कथन दिए। क्या दिए? इन्होंने घटना की तायद करते हुए कथन दिए। साथ ही साथ सतनाम सिंह ने भी आरोपियों को चुनौती दी थी, तो वे भाग गए थे। तो इससे मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता इन सभी के। किसके? गुरमुख सिंह, बलवंत कौर और सतनाम सिंह के। अदालत में उनके द्वारा दिया गया बयान स्वाभाविक विश्वसनीय है और इसमें कोई गंभीर विरोधाभास नहीं है। एक बार जब चश्मदीद गवाहों की मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता और यह स्थापित हो गया कि उनका बयान विश्वसनीय है, तो अदालत के पास अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार करने में ऐसे चश्मदीद गवाहों के बयान पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है। आरोपी व्यक्ति मृतक पर हमला करने के लिए पहले से ही सोच समझ कर आए थे और वे सभी मृतक पर तब तक हमला करते रहे जब तक कि वे जमीन पर गिर नहीं गए और उनकी सांसें फूलने लगी। इस न्यायालय ने बार-बार माना, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार माना कि किसी चश्मदीद गवाह के बयान को न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि ऐसा चश्मदीद गवाह मृतक का रिश्तेदार या दोस्त था।
हितबद्ध गवाह की अवधारणा में अनिवार्य रूप से अनुचितता और आरोपी को गलत तरीके से फंसाने के अनुचित इरादे का तत्व शामिल होना चाहिए। केवल तभी जब यह तत्व मौजूद हो और गवाह का बयान विश्वसनीय न हो, तब न्यायालय ऐसे बयानों को खारिज करने की संभावना की जांच करे। लेकिन जहां चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति स्वाभाविक साबित होती है और उनके बयान घटना और खुद घटना के वास्तविक तथ्यों का सत्य खुलासा करने के अलावा और कुछ नहीं, तो न्यायालय के लिए ऐसे संबंधित या मृत्युवत गवाह के बयानों को खारिज करना स्वीकार नहीं होगा। धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010 7 SCC 759 के मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया। ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि परिवार के सदस्य कभी भी घटना के सच्चे गवाह नहीं हो सकते हैं और वे हमेशा अदालत के सामने झूठी गवाही देंगे। यह हमेशा किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जयबालम बनाम यूटी ऑफ पांडिचेरी में इस न्यायालय को इस बात पर विचार करने का अवसर मिला था कि क्या इच्छुक गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है। न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि इच्छुक गवाह के साक्ष्य से निपटते समय पंडितपूर्ण दृष्टिकोण लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे साक्ष्य को केवल इसलिए नजरअंदाज या खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पीड़ित के निकट से संबंधित व्यक्ति से आता है। न्यायालय ने निम्नानुसार माना, हमारा यह सुनिश्चित दृष्टिकोण है कि ऐसे मामले में जहां न्यायालय को इच्छुक गवाहों के साक्ष्य से निपटने के लिए कहा जाता है, न्यायालय को इच्छुक गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य की सराहना करने और उसे स्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन न्यायालय को ऐसे साक्ष्य पर संदेह नहीं करना चाहिए। न्यायालय का प्राथमिक प्रयास एकरूपता की तलाश करना होना चाहिए। किसी गवाह के साक्ष्य को केवल इसलिए नजरअंदाज या खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पीड़ित के करीबी रिश्तेदार के मुंह से आया है। अभिलेख के अवलोकन से हम पाते हैं कि मृतक और अपीलार्थी के बीच अक्सर होने वाले झगड़ों के संदर्भ में साक्ष्य स्पष्ट हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से लगातार अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन किया कि अपीलकर्ता द्वारा मृतक के साथ कई बार मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया, जिसके कारण मृतक को अपीलकर्ता का घर छोड़कर अपने माता पिता के घर में शरण लेनी पड़ी और वह वहां स्थायी रूप से रहने के इरादे से रहने लगे। अभियुक्ता 1 से 4 ने स्पष्ट रूप से कहा कि मृतका को अपीलकर्ता से अपनी जान का खतरा था। अभियुक्ता गवाहों अर्थात अभियुक्ता 1 से 4 द्वारा बताए गए उपरोक्त कथन की पुष्टि शिकायत में बताए गए तथ्यों से भी होती है। इसी तरह का विचार इस न्यायालय ने राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1954 SC 704 में लिया था, जहां न्यायालय ने कानून के इस कथन को स्पष्ट किया था कि मृतक का करीबी रिश्तेदार अपने आप में एक हितबद्ध गवाह नहीं बन सकता। एक हितबद्ध गवाह वह होता है जो प्रतिशोध या दुश्मनी या विवादों के कारण किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने में रुचि रखता है और न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि केवल इसी इरादे से न्यायालय के समक्ष गवाही देता है। एक हितबद्ध गवाह के साक्ष्य की सराहना से संबंधित कानून अच्छी तरह से स्थापित है, जिसके अनुसार एक हितबद्ध गवाह के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे स्वीकार करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। इसी प्रकार का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा मनोदत्त एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2012 सब क्लॉज 3 SCLI 219 और सतबीर सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2009 13 SCC 790 के मामले में लिया गया था। अपीलकर्ता की ओर से कुछ जोरदार ढंग से यह तर्क दिया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और PW3 डॉक्टर यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसकी, मृतक प्यारा सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और PM करने वाले डॉक्टर CN तिवारी के बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतक के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई थी। दूसरे शब्दों में, ना तो आरोपी ने कोई चोट पहुंचाई थी और ना ही मृतक को कोई चोट लगी थी। इस विशेषज्ञ चिकित्सा साक्ष्य के सामने चश्मदीद गवाहों के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञ साक्ष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और आरोपी व्यक्ति बरी होने के हकदार हैं। यह तर्क शुरू में ही खारिज किए जाने योग्य है, भले ही यह पहली नजर में आकर्षक लगे। निसंदेह पोस्टमार्टम और डॉक्टर CN तिवारी के बयान से पता चलता है कि उन्होंने मृतक के शरीर पर बाहरी या आंतरिक रूप से खोलने के बाद भी कोई चोट नहीं देखी, लेकिन मामले का तथ्य यह है कि प्यारा सिंह की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु कैसे हुई, यह 3 गवाह गुरमुख सिंह, श्रीमती बलवंत कौर और सतनाम सिंह द्वारा क्रमशः समझाया गया है। इसके अलावा जांच अधिकारी SI करतार सिंह के बयान से भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मृतक के शरीर पर 3 स्पष्ट चोटें थीं। उन्होंने अपने जांच कार्रवाई में दर्ज किया कि आरोपी की इन चोटों से मृत्यु हुई थी और वह घटनास्थल पर मृत पाया गया था। यह केवल
एसआई करतार सिंह का बयान ही नहीं है, बल्कि पंचों की मौजूदगी में भी, जिनकी मौजूदगी में 100 बरामद किया गया, 100 निरीक्षण किया गया, 100 का पंचनामा तैयार किया गया, नक्शा मौका तैयार किया गया, जिन्होंने भी इस तथ्य का समर्थन किया। जांच में दर्ज घटनाओं का क्रम अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता की ओर अधिक इशारा करता है। हैरानी की बात यह है कि दयाल सिंह और अन्य आरोपियों ने न केवल सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में पूरी तरह से इंकार किया, बल्कि यहां तक कह दिया कि जब उनसे पूछा गया कि क्या प्यारा सिंह की मृत्यु चोटों के कारण हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, पता नहीं। क्या कहा? कोई जानकारी नहीं, पता नहीं। माननीय न्यायालय ने कहा कि हम पहले ही ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि घटनास्थल पर गुरमुख सिंह, बलवंत कौर और सतनाम सिंह की मौजूदगी सामान्य कामकाज के दौरान थी और इस पर संदेह नहीं किया जा सकता। उनके बयान विश्वसनीय, ठोस और अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुरूप है, केवल इसलिए कि PW3 और PW6 कानून की आवश्यकताओं के अनुसार PW3 यानी डॉक्टर CN तिवारी और PW6 SI करतार सिंह कानून की आवश्यकताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं और जांच में कुछ खामियां रही हैं। क्या रही हैं? जांच में कुछ खामियां रही हैं। यह आरोपी व्यक्तियों के लिए इस हद तक फायदेमंद नहीं होगा कि वे इस आधार पर बरी होने के आदेश के हकदार होंगे। इस संबंध में सी मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य 2010 SC 3718 2010 9 SCC 567 के मामले का संदर्भ उपयोगी रूप से दिया जा सकता है। आपराधिक न्यायशास्त्र का सिद्धांत क्या कहता है? जहां जांच ऐसी एजेंसी या अपराध को साबित करने में सहायक या अन्य महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा जानबूझकर या अन्यथा चूक या अपराध कारित किया जाता है, वहां साक्ष्य की समीक्षा में क्या दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए? उपरोक्त उत्तर के आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा क्या निर्देश जारी किए जाने चाहिए? नंबर 3, जब कभी घटनाओं के चश्मदीद गवाहों के बयान और मेडिकल साक्ष्य में कुछ विरोधाभास हो तो अभियोजन पक्ष के मामले पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों पर किस प्रकार विचार करना चाहिए? अब हम माननीय न्यायालय ने कहा है कि अब हम जांच अधिकारी या अन्य महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा जानबूझकर या अन्यथा की गई चूक के परिणाम स्वरूप दोषपूर्ण या अनुचित जांच के प्रश्न पर विचार करेंगे, जो अपने कार्यों के निर्वहन में कुछ कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य हैं और फिर इसके प्रभावों की जांच करेंगे। कानून के नियम के अनुरूप आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों, जो कि अभी हमने बताए हैं, के अनुसार आपराधिक न्याय शास्त्र के मूल सिद्धांतों और इस निर्णय की शुरुआत में हमारे द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इस पहलू की जांच करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। आपराधिक न्याय शास्त्र के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, तीनों क्वेश्चन जो हमने आपको बताए हैं। कौन कौन से बिंदु है जिनमें विचार करने की आवश्यकता है? नंबर 1, क्या कोई चूक हुई जिसके परिणाम स्वरूप अनुचित या दोषपूर्ण जांच हुई? नंबर 2, क्या ऐसी चूक या चूक और कृत्य ने अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है? नंबर 3, क्या ऐसी चूक और कृत्य जानबूझकर अनजाने में किए गए थे या किसी दिए गए मामले की अपरिहार्य परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हुए थे? नंबर 4, यदि कर्तव्य की उपेक्षा और कार्य निष्पादन में चूक जानबूझकर की गई थी तो क्या न्यायालय के लिए ऐसे अधिकारी गवाह के विरुद्ध दंडात्मक या अन्य सिविल कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश सहित उचित निर्देश पारित करना अनिवार्य है? यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि कर्तव्य की उपेक्षा और कार्य निष्पादन में चूक जानबूझकर की गई थी तो क्या न्यायालय के लिए ऐसे अधिकारी गवाह के विरुद्ध दंडात्मक या अन्य सिविल कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश सहित उचित निर्देश पारित करना अनिवार्य है। इन निर्णायक मानदंडों का उत्तर देने के लिए न्यायालय को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समग्रता में जांच करनी होगी, विशेषकर तब जब किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में दोषपूर्ण या गैर जिम्मेदाराना जांच का विशिष्ट संदर्भ देखा जाता है। जांच अधिकारी और साथ ही डॉक्टर जो कि आपराधिक मामलों की जांच कर रहे हैं, वे क्रमशः पुलिस मैनुअल और चिकित्सा पद्धति के ज्ञात सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। वे दोनों अपने दृष्टिकोण और जांच में मेहनती, सत्यनिष्ठ और निष्पक्ष होने के लिए बाध्य हैं।
जानबूझकर या अन्यथा कर्तव्य का उल्लंघन या चूक कभी कभी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक साबित हो सकती है। एक जांच अधिकारी अपनी जांच को पूरा करने में अपनाए गए तरीके और कार्य प्रणाली के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार उत्तरदायी है। जहां चूक और चूक इतनी स्पष्ट है कि यह जानबूझकर किए गए कार्य जांच के ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये की बात करती है, कोई भी अदालत इसे अनदेखा नहीं कर सकती है, चाहे इससे अभियोजन पक्ष के मामले को नुकसान पहुंचा हो या नहीं। यह संभव है कि ऐसी चूक के बावजूद अभियोजन पक्ष अभी भी अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर सकता है और अदालत अपने निष्कर्ष को वापस कर सकती है। लेकिन साथ ही चूक से कुछ घटनाओं में अभियोजन पक्ष के मामले को हराने का उचित मौका होगा और दोषी बेखौफ निकल सकता है। हम इस तरह की जांच को एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं, जहां एक वाहन से अफीम या पोस्त की भूसी की भारी मात्रा बरामद की जाती है और जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश भी नहीं करता है कि वाहन का पंजीकृत मालिक कौन है और क्या वह मालिक अपराध में शामिल था या नहीं। इसके बजाय वह केवल एक क्लीनर को पकड़ता है और पंजीकृत मालिक का संदर्भ दिए बिना उसे मुख्य अपराधी के रूप में पेश करता है। जाहिर है कि पहली नजर में यह विश्वास करना मुश्किल होगा क्या होगा कि एक ट्रक का क्लीनर इतनी बड़ी मात्रा में यानी सैकड़ों बैग पोस्ट की भूसी खरीदने और उसका मालिक होने की क्षमता रखता है। जांच में पंजीकृत मालिक का संदर्भ दिए बिना ही बेचारे क्लिनिक को मामले में मुख्य अपराधी के रूप में पेश किया जाता है। वर्तमान मामला भी यानी दयाल सिंह एवं अन्य बनाम का मामला भी गैर जिम्मेदार जांच का एक ज्वलंत उदाहरण है। वास्तव में इसमें जांच को गलत दिशा में ले जाने के साथ साथ न्यायालय से महत्वपूर्ण साक्ष्य छिपाने के लिए जानबूझकर की शरारत की गई। इसे सद्भावनापूर्ण या अनजाने में की गई चूक का मामला नहीं माना जा सकता। यह दोषपूर्ण जांच का मामला नहीं है, बल्कि यह जांच प्रेरणा या सुनिश्चित करने के प्रयास से रंगी हुई है कि संदिग्ध व्यक्ति बेखौफ निकल जाए। इसे निम्नलिखित सुरक्षित रूप से समझा जा सकता है। ए, जांच अधिकारी के बयान सहित पूरी जांच में यह नहीं बताया गया कि बिसरा का क्या हुआ। जैसे PW3 यानी CN तिवारी के बयान के अनुसार कांस्टेबल को सौंप दिया गया था, जिसने कहा कि बिसरा पुलिस स्टेशन के माल खाने में जमा कर दिया गया था। जांच अधिकारी के पूरे बयान में बिसरा अस्पताल से उसका संग्रह माल खाने में उसका जमा होना और उसे FSL भेजा गया या नहीं, इसका कोई संदर्भ नहीं है। अगर भेजा गया तो उसका नतीजा क्या निकला, अगर नहीं तो क्यों। अगर FSL भेजा गया या नहीं इसका कोई संदर्भ नहीं है। अगर भेजा गया तो उसका नतीजा क्या निकला, अगर नहीं तो क्यों। बी, वर्तमान मामले में जांच अधिकारी का आचरण संदिग्ध से भी अधिक है। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि उन्होंने मृतक के शरीर पर 3 चोटें देखी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं दिखाई गई थी। उनके अनुसार उन्होंने इस संबंध में डॉक्टर CN तिवारी PW3 से पूछा था, लेकिन डॉक्टर का जवाब देर से मिला और दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक था। सबसे पहले यह जवाब या स्पष्टीकरण रिकॉर्ड में जगह नहीं पाता है, इस आशय का कोई दस्तावेज नहीं है। दूसरी बात, अपने मौखिक साक्ष्य में भी उन्होंने यह नहीं बताया कि स्पष्टीकरण क्या था। सी, अपने बयान में डॉक्टर CN तिवारी ने कहा कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद भी उन्हें कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यह टिप्पणी प्रत्यक्षदर्शियों और जांच अधिकारी दोनों द्वारा गलत साबित की गई है। यह समझ से परे है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो सकती है जबकि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी और जबकि हृदयघात या जहर से मृत्यु आदि का मामला नहीं था, खासकर तब जब उस पर 4 लोगों द्वारा एक साथ डंडों से हमला करने का आरोप लगाया गया था। किसी भी मामले में डॉक्टर ने मृतक की मृत्यु का कोई कारण नहीं बताया और एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जो कि स्पष्ट रूप से गलत थी और कर्तव्य के उल्लंघन के समान थी। ट्रायल कोर्ट ने सजा का फैसला देते हुए कहा कि मेडिको लीगल पोस्टमार्टम जांच अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए आवश्यक है कि इसे पूरी तरह से सक्षम और अनुभवी डॉक्टर द्वारा किया जाए। न्यायालय ने डॉक्टर CN तिवारी की व्यावसायिक क्षमताओं और कदाचार पर भी प्रतिकूल टिप्पणी की जो इस प्रकार है। चाहे जो भी कारण रहे हों, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि डॉक्टर CN तिवारी अपने पेशेवर कर्तव्य में विफल रहे हैं। उन्होंने जांच रिपोर्ट और उनके पास भेजे गए पुलिस के कागजात पर विचार करने के बाद भी पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया गया। अगर उनका निष्कर्ष पंचों के निष्कर्ष से अलग था तो उन्होंने इस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था ताकि शव के निपटान से पहले एक और राय ली जा सके। सबूतों से इस बात पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि श्री प्यारा सिंह पर लाठियों से हमला किया गया था जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है और उन्हें 3 चोटें जिनका उल्लेख पहले ही ऊपर किया जा चुका है। श्री प्यारा सिंह के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉक्टर CN तिवारी की घोर लापरवाही और उदासीनता
के कारण अभियोजन पक्ष का मामला खारिज नहीं किया जा सकता। चूंकि चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CN तिवारी ने चिकित्सा पेशे के अनुरूप कार्य नहीं किया और तथ्यों के विरुद्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की, जिसके कारण वे ही जानते हैं मृतक के शरीर पर चोटों का पता लगाने में अपने कर्तव्य में लापरवाही बरती। इसलिए उचित और न्याय संगत है कि महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए सूचित किया जाए। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील को यह भी नहीं पता था कि डॉक्टर CN तिवारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी या नहीं। इसके विपरीत डॉक्टर CN तिवारी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रत्नाकर दास ने हमें बताया कि डॉक्टर CN तिवारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखी थी और बिना किसी कर्तव्य की उपेक्षा के सच्चाई से अपना साक्ष्य दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि डॉक्टर CN तिवारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए इस न्यायालय में कोई और निर्देश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस तरह से, माननीय न्यायालय ने क्या कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। हम पहले ही देख चुके हैं कि डॉक्टर CN तिवारी ने निश्चित रूप से अपेक्षित पेशेवरता से काम नहीं किया। वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदेश 4 को भी सच्चाई से दर्ज करने में विफल रहे। दोहराव की कीमत पर हम देख सकते हैं कि उनकी रिपोर्ट उन 3 चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य के विपरीत है, जिन्होंने जिरह की कसौटी पर खरा उतरते हुए घटना का आंखों देखा हाल बताया। PW6 SI करतार सिंह के बयान के साथ साथ उसके द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट के भी विरोधाभास में है, जिसमें उसने देखा था कि मृतक के शरीर पर 3 चोटें थी। यह स्पष्ट है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौन है और PW3 ने मौत के कारण, डॉक्टर CN तिवारी PW3 ने मौत के कारण पर ध्यान ही नहीं दिया। यदि वह मृत्यु के कारण के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं कर पाए तो उनसे इसके समर्थन में कुछ कारण दर्ज करने की अपेक्षा की गई थी, विशेषकर जब पक्षकारों के विद्वान अभिवक्ताओं, जिनमें डॉक्टर CN तिवारी के वकील भी शामिल हैं, हमारे समक्ष स्वीकार किया कि यह जहर देकर मृत्यु का मामला नहीं था। इसी तरह जांच अधिकारी भी कानून के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहे। सबसे पहले डॉक्टर CN तिवारी द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदेश 4 पर चोटों का उल्लेख न करने के लिए दिए गए कारणों को दर्ज न करना, जो उन्हें संतोषजनक लगा। दूसरा, डॉक्टर CN तिवारी द्वारा मृतक के शरीर से एकत्र किए गए बिसरा और अन्य नमूने FSL को न भेजना, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें पुलिस को सौंप दिया था और उन्हें गायब कर दिया। उनकी ओर से स्पष्ट रूप से लापरवाही और गैर जिम्मेदारी दिखाई देती है और आरोपियों के पक्ष में जांच को गलत दिशा में ले जाने का जानबूझकर प्रयास किया गया। इसके परिणाम स्वरूप न्यायालय पर अनावश्यक बोझ बढ़ जाता है तथा उन पर अधिक सावधानी और देखभाल का प्रयोग किया जाता है। कर्तव्य का परित्याग या लापरवाही एक निश्चित कानून के तहत विवेक का दुरुपयोग है तथा कदाचार अनिश्चित कानून का उल्लंघन है। कदाचार एक निषिद्ध कार्य है, जबकि कर्तव्य का परित्याग एक कार्य का निषिद्ध गुण है तथा अनिवार्य रूप से अनिश्चित है। एक कार्य के कुछ स्थापित और निश्चित नियम का उल्लंघन है जिसमें विवेक का न्यूनतम तत्व है, जबकि दूसरा मुख्य रूप से विवेक का दुरुपयोग है। इस न्यायालय ने पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम राम सिंह पूर्व कांस्टेबल 1992-4 SCC 54 के मामले में कहा कि इन अभियुक्तों के दायरे को विषय वस्तु और संदर्भ के संदर्भ में समझाया जाना चाहिए, जहां यह शब्द आता है कि कानून के दायरे और सार्वजनिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसकी पूर्ति करना चाहता है। पुलिस सेवा एक अनुशासित सेवा है तथा इसके लिए कठोर अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इन चूकों के परिणामों को सामान्यतः लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों को अपने पेशे के अनुरूप उच्च मानकों की कर्तव्य मर्यादा बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जांच के मानक और पेशे की प्रतिष्ठा ऐसे विशेषज्ञ व्यक्तियों की कार्रवाई पर निर्भर करती है। पुलिस मैनुअल और यहां तक कि CRPC के प्रावधानों के अनुसार जांच एक विशेष तरीके और विधि से की जानी चाहिए, जिसका हमारी राय में वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। डॉक्टर CN तिवारी ने न केवल पेशेवर मानकों के पालन की आवश्यकता का उल्लंघन किया, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने में भी सहायक बने जो प्रत्यक्ष रूप से गलत था और अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए चश्मदीद गवाहों के निर्बाध साक्ष्य से झूठा साबित हुआ। साथ ही इस न्यायालय ने राम बिहारी यादव अन्य बनाम बिहार राज्य अन्य और अन्य 1995 सब क्लॉज 6 SCC 31 के मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि अगर इस तरह की लापरवाही से की गई जांच लापरवाही को प्राथमिकता दी जाती है तो लोगों का विश्वास और भरोसा न केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों में बल्कि न्याय प्रशासन में भी डगमगा जाएगा। अब हम ऐसे मामले, माननीय न्यायालय ने कहा कि अब हम ऐसे मामलों में न्यायालय के कर्तव्य पर विचार कर सकते हैं
सती प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1972 सब क्लॉज 3 SCC 613 के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि पुलिस रिकॉर्ड संदिग्ध हो जाते हैं और जांच सतही होती है तो यह न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह देखे कि क्या न्यायालय में दिए गए साक्ष्य पर भरोसा किया जाना चाहिए और ऐसी चूकों को अनदेखा किया जाना चाहिए। जांच के जानबूझकर दोषपूर्ण होने की संभावनाओं को देखते हुए इस न्यायालय ने धनस सिंह उर्फ शेरा और अन्य बनाम पंजाब राज्य 2004 सब क्लॉज 3 SCC 654 के मामले में कहा कि दोषपूर्ण जांच के मामले में न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करने में सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन केवल दोष के आधार पर किसी आरोपी को बरी करना सही नहीं होगा। ऐसा करना जांच अधिकारी के हाथों में खेलने के समान होगा यदि जांच जानबूझकर दोषपूर्ण है। चूक और चूक के मामले से निपटते हुए पारस यादव बनाम बिहार राज्य AIR 1999 SCC 644 के मामले में न्यायालय ने पिछले निर्णय के अनुरूप यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यदि चूक या चूक जांच एजेंसियों द्वारा लापरवाही से अन्यथा की जाती है तो अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की जांच इस तरह की चूक के बावजूद की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि उक्त साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं। अधिकारियों के दूषित आचरण को न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन के रास्ते में नहीं आना चाहिए, अन्यथा जानबूझकर की गई शरारत जारी रहेगी और शिकायतकर्ता पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा। जाहिरा हबीबुल्लाह शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य अन्य 2006 सब क्लॉज 3 SCC 374 के मामले में न्यायालय ने आपराधिक मुकदमे में गवाहों की भूमिका के महत्व पर ध्यान दिया। परीक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता के महत्व और प्राथमिकता को बेंथम के शब्दों से देखा जा सकता है, जो कहते हैं कि गवाह न्याय की आंखें हैं और कान हैं। गवाह न्याय की आंखें और कान हैं। न्यायालय ने चेतावनी जारी की कि ऐसी स्थितियों में एक और न्यायालय की जिम्मेदारी अधिक होती है, वहीं दूसरी ओर न्यायालय को उन व्यक्तियों से गंभीरता से निपटना चाहिए जो सुनियोजित जांच में शामिल हैं। न्यायालय ने माना कि गवाह पीड़ित या मुखबिर के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ निषेध पर जोर देने के लिए विधायी उपाय आज की तात्कालिक और अपरिहार्य आवश्यकता बन गए हैं। न्यायालयों के समक्ष कार्रवाई में साक्ष्य की प्रस्तुति को अवैध रूप से प्रभावित करने वाले आचरणों से गंभीरता और सख्ती से निपटना होगा। केवल अभियुक्त के हितों की रक्षा के लिए कोई अनावश्यक चिंता नहीं होनी चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। यह समाज की जरूरतों के साथ अन्याय होगा। इसके विपरीत निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जहां अभियुक्त और अभियोजन पक्ष दोनों को उचित व्यवहार मिले। न्याय के उचित प्रशासन में सार्वजनिक हित को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि व्यक्तिगत अभियुक्त के हित को दिया जाता है। न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। समय बीतने के साथ साथ कानून भी विकसित हुआ और न्यायालय के कथन ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक मामलों में कार्रवाई का भाग हमेशा पूरी तरह से पक्षों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। अपराध एक सार्वजनिक अपराध है जो सार्वजनिक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन है, जो पूरे समुदाय को प्रभावित करता है और समान रूप से समाज के लिए हानिकारक है। उपरोक्त सिद्धांत को दोहराते हुए इस न्यायालय ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाम गुजरात राज्य 2009 सब क्लॉज 6 SCC 767 के मामले में निम्नानुसार निर्णय दिया। निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा में अभियुक्त, पीड़ित और समाज के हितों का परिचित त्रिकोण शामिल है और यह समुदाय ही है जो राज्य और अभियोजन एजेंसियों के माध्यम से कार्य करता है। समाज के हितों को पूरी तरह से तिरस्कार और अवांछित व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। न्यायालय को हमेशा न्याय प्रशासन में जनता का विश्वास बनाए रखने का एक प्रमुख कर्तव्य माना जाता है, जिसे अक्सर कानून की महिमा को बनाए रखने और बनाए रखने के कर्तव्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। न्यायालय के उचित प्रशासन को हमेशा एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, जो किसी विशेष मामले के निर्धारण तक सीमित नहीं है, जो भविष्य में कानून की अदालत के रूप में कार्य करने की इसकी क्षमता की रक्षा करता है, जैसा कि इसके सामने के मामले में है। यदि आपराधिक न्यायालय को न्याय प्रदान करने में एक प्रभावी साधन बनना है तो पीठासीन न्यायाधीश को एक दर्शक और एक मात्र रिकॉर्डिंग मशीन बनना बंद कर देना चाहिए और परीक्षण में एक भागीदार बनकर बुद्धिमत्ता, सक्रिय रुचि दिखानी चाहिए और सही निष्कर्ष पर पहुंचने, सच्चाई का पता लगाने और दोनों पक्षों जिस समुदाय की वह सेवा करता है उसके लिए निष्पक्षता और निष्पक्षता के साथ न्याय करने के लिए आवश्यक सभी प्रशासनिक सामग्रियों को प्राप्त करना चाहिए। आपराधिक न्याय करने वाली अदालतें कार्रवाई के संबंध में घटित हुए कष्टकारी या दमनकारी आचरण के प्रति आंखें नहीं मूंद सकती, भले ही निष्पक्ष सुनवाई अभी भी संभव हो, सिवाय इसके कि इससे निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय के रूप में न्यायाधीशों की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का जोखिम हो। कर्नाटक राज्य बनाम के यारप्पा रेड्डी 2000 SCC CRL 61 के मामले में
इस न्यायालय को दोषपूर्ण जांच के समान प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला कि क्या जांच अधिकारी द्वारा स्टेशन हाउस डायरी में कोई हेर फेर अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ रखा जा सकता है। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 19 में निम्नलिखित निर्णय दिया। लेकिन क्या उपरोक्त निष्कर्ष कि स्टेशन हाउस डायरी असली नहीं है का इस मामले में अन्य साक्ष्यों पर कोई अपरिहार्य प्रभाव हो सकता है? यदि जांच करने पर अन्य साक्ष्य विश्वसनीय और स्वीकार पाए जाते हैं तो क्या न्यायालय को जांच अधिकारी द्वारा जांच करने या रिकॉर्ड को इतनी बेईमानी से तैयार करने में प्रदर्शित की गई चालों से प्रभावित होना चाहिए? यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। चूंकि आपराधिक मुकदमे में न्यायिक जांच के लिए जांच ही एकमात्र क्षेत्र नहीं है, इसके लिए मामले में न्यायालय के निष्कर्ष को केवल जांच की ईमानदारी पर निर्भर नहीं होने दिया जा सकता। यह लगभग तय है कि भले ही जांच अवैध या संदिग्ध हो, लेकिन बाकी सबूतों की जांच उसके प्रभाव से स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए, अन्यथा आपराधिक मुकदमा जांच अधिकारियों के नियंत्रण में आ जाएगा। आपराधिक मुकदमों में जांच अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई पर न्यायालय का प्रभुत्व और श्रेष्ठता होनी चाहिए। मामले में जांच अधिकारियों द्वारा की गई गलतियों के लिए आपराधिक न्याय को बलिदान नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि न्यायालय को विश्वास हो जाता है कि घटना के गवाह की गवाही सत्य है तो न्यायालय उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, भले ही मामले में जांच अधिकारी की भूमिका संदिग्ध हो। रामबली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 10 SCC 598 में कर्नल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1995 5 SCC 518 के फैसलों को दोहराया गया था और इस न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि दोषपूर्ण जांच के मामले में अदालत को साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय सावधान रहना चाहिए, लेकिन केवल दोष के आधार पर किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करना सही नहीं होगा। ऐसा करना जांच अधिकारी के हाथों में खेलने के समान होगा यदि जांच जानबूझकर दोषपूर्ण है। जहां हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली किसी अभियुक्त को दोषी सिद्ध होने तक निष्पक्ष सुनवाई और निर्दोष मानने की सुरक्षा प्रदान करती है, वहीं यह भी मानती है कि आपराधिक सुनवाई का उद्देश्य अभियुक्त समाज सभी को न्याय दिलाना और अभियोजन पक्ष को उचित अवसर प्रदान करना है, तभी कानून और व्यवस्था कायम रह सकती है। न्यायालय केवल यह सुनिश्चित करने का कार्य नहीं करते कि किसी निर्दोष को सजा न मिले, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कोई दोषी व्यक्ति बच ना पाए। न्यायाधीश के दोनों ही सार्वजनिक कर्तव्य मुकदमे के दौरान विद्वान पीठासीन न्यायाधीश से निष्पक्ष और सही परिप्रेक्ष्य में काम करने की अपेक्षा की जाती है। जहां अभियोजन पक्ष किसी सतही या जानबूझकर दोषपूर्ण जांच के आधार पर मुकदमे को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, वहां न्यायालय को बहुत सावधान रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे प्रयास के बावजूद निर्णायक प्रक्रिया बाधित न हो। निष्पक्ष सुनवाई के इस उद्देश्य को सही मायने में प्राप्त करने के लिए न्यायालय को न्याय करने और समाज के हितों की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। यह हमें एक सहायक मुद्दे पर ले जाता है कि न्यायालय ऐसे मामलों में साक्ष्यों की किस तरह से सराहना करेगा। साक्ष्यों, चिकित्सा और नेत्र संबंधी साक्ष्यों में कुछ भिन्नताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं कि हर छोटी मोटी भिन्नता असंगति न्याय के संतुलन को अभियुक्त के पक्ष में झुका देगी। बेशक जहां विरोधाभास और भिन्नताएं गंभीर प्रकृति की हैं, जो स्पष्ट रूप से निहित रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए जाने वाले मूल मामले के लिए विनाशकारी हैं, वे अभियुक्त को लाभ प्रदान कर सकते हैं। फिर से समझिए इस पैराग्राफ 29, यह हमें एक सहायक मुद्दे पर ले जाता है कि न्यायालय ऐसे मामलों में साक्ष्यों की किस तरह से सराहना करेगा। साक्ष्यों, चिकित्सा और नेत्र संबंधी साक्ष्यों में कुछ भिन्नताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर छोटी मोटी भिन्नता या असंगति न्याय के संतुलन को अभियुक्त के पक्ष में झुका देगी। बेशक जहां विरोधाभास और भिन्नताएं गंभीर प्रकृति की हैं, जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए जाने वाले मूल मामले के लिए विनाशकारी हैं, वे अभियुक्त को लाभ प्रदान कर सकते हैं। न्यायालय आमतौर पर विशेषज्ञ साक्ष्य को अधिक स्वीकारता के साथ देखते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि न्यायालय विशेषज्ञों की रिपोर्ट से पूरी तरह निर्देशित नहीं होते हैं, खासकर अगर ऐसी रिपोर्ट औपचारिक, अस्थिर और अभियोजन पक्ष को गुमराह करने के जानबूझ किए गए प्रयास का परिणाम हो। कमलजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य 2004 क्रिमिनल J28 में न्यायालय ने नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विसंगतियों से निपटते हुए कहा, यह सामान्य कानून है कि चिकित्सा साक्ष्य और नेत्र साक्ष्य के बीच मामूली अंतर बाद वाले की प्राथमिकता को खत्म नहीं करता है। जब तक चिकित्सा साक्ष्य अपने दायरे में इस हद तक नहीं पहुंच जाता कि प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताए गए तरीके से चोट लगने की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए, तब तक प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। जहां प्रत्यक्षदर्शी का
विवरण विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, वहां वैकल्पिक संभावनाओं की ओर इशारा करने वाले चिकित्सा राय को निर्णायक नहीं माना जा सकता। विशेषज्ञ गवाह से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायालय के समक्ष सभी सामग्री प्रस्तुत करें जिसमें वह डेटा भी शामिल हो जिसने उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया, और विज्ञान की शर्तों की जांच करके मामले के तकनीकी पहलू पर न्यायालय को अवगत कराए, ताकि न्यायालय हालांकि विशेषज्ञ न हो, विशेषज्ञ की राय पर उचित ध्यान देने के बाद उन सामग्रियों पर अपना निर्णय बना सके। क्योंकि एक बार विशेषज्ञ की राय स्वीकार कर ली जाती है तो वह चिकित्सा अधिकारी की राय नहीं बल्कि न्यायालय की राय होती है। कृपया मदन गोपाल काकड़ बनाम नवल दुबे अन्य 1992 सब क्लॉज 2 ACR 921 1992 3 MCC 2204 देखें। लाभप्रद रूप से कानून की दृष्टि में एक विशेषज्ञ के मूल्य का संदर्भ निम्नानुसार आत्मसात किया जा सकता है। लाभप्रद रूप से कानून की दृष्टि में एक विशेषज्ञ के मूल्य का संदर्भ निम्नानुसार आत्मसात किया जा सकता है। विशेषज्ञ साक्ष्य को नियंत्रित करने वाला आवश्यक सिद्धांत यह है कि विशेषज्ञ को न केवल अपनी राय का समर्थन करने के लिए कारण प्रदान करने चाहिए बल्कि परिणाम सीधे तौर पर प्रदर्शित होने चाहिए। न्यायालय को अपना निर्णय विशेषज्ञ के सामने नहीं छोड़ना चाहिए या अपना अधिकार किसी तीसरे पक्ष को नहीं सौंपना चाहिए, बल्कि उसे किसी अन्य साक्ष्य की तरह ही उसके साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट ढीली ढाली, अपर्याप्त या गूढ़ है और मामले में उसकी रिपोर्ट और उसके साक्ष्य में समानता असमानता की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो उसकी राय का कोई उपयोग नहीं है। एक विशेषज्ञ, चाहे वह सरकारी विशेषज्ञ हो या निजी, यदि वह अपेक्षा करता है कि उसकी राय स्वीकार की जाएगी तो उसे न्यायालय के समक्ष वह सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए जो उसे अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करती है, ताकि न्यायालय यद्यपि विशेषज्ञ न हो उस सामग्री पर अपना निर्णय दे सके। यदि विशेषज्ञ अपने साक्ष्य में गवाह के रूप में समानता या असमानता आदि की पूरी जानकारी नहीं रखता है जो उसके दिमाग को प्रभावित करती है और उसे न्यायालय में बताए गए किसी विशेष निष्कर्ष पर ले जाती है, तो वह न्यायालय को विश्वास में लेने के अपने कर्तव्य में विफल हो जाता है। न्यायालय को किसी विशेषज्ञ की स्वयं की दी गई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वास्तव में विशेषज्ञ साक्ष्य का मूल मुख्य रूप से गवाह की अपनी विशेष ट्रेनिंग और अनुभव के कारण न्यायालय को ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य बताने की क्षमता पर निर्भर करता है जिन्हें अन्यथा वह देखने में विफल हो सकता है, और ऐसा करने से न्यायालय को कारणों की तार्किकता और उसके आधार पर बनाए गए निष्कर्षों के परिणामी मूल्य के संबंध में अपना स्वयं का दृष्टिकोण या निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाता है। राय को सुविधाजनक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कुछ दृश्यमान साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष के कारणों को न्यायालय के समक्ष उचित रूप से रखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में विशेषज्ञ साक्ष्य का मूल्य काफी हद तक उन कारणों की तार्किकता पर निर्भर करता है जिन पर यह आधारित है। B.R. शर्मा द्वारा आपराधिक जांच और परीक्षण में फोरेंसिक विज्ञान, B.R. शर्मा द्वारा आपराधिक जांच और परीक्षण में फोरेंसिक विज्ञान, चौथा संस्करण। विशेषज्ञ गवाही का उद्देश्य तथ्य के निर्णायक को उपयोगी प्रशासनिक जानकारी प्रदान करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी भारी बहुमत का नियम यह है कि किसी विशेषज्ञ को किसी विद्वान पेशे का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संयुक्त रूप से अमेरिका में विशेषज्ञों के पास कई तरह की साख होती है और वे अपने कौशल, प्रशिक्षण, शिक्षा या अनुभव के आधार पर कई तरह के विषयों के बारे में गवाही देते हैं। विशेषज्ञ की भूमिका विशिष्ट मूल्यवान ज्ञान को लागू करना या प्रदान करना है जिसकी अपेक्षा आम जूरी सदस्यों से नहीं की जाती। एक विशेषज्ञ जानकारी को ऐसे तरीके से प्रस्तुत कर सकता है जो एक साधारण गवाह के लिए अस्वीकार होगा। सामान्य कानून ने विशेषज्ञ गवाही के लाभों और खतरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, जिसमें विशेषज्ञ गवाही को केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब गवाही तथ्य के निर्णय की सहायता के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यदि विशेषज्ञ गवाही की उपयोगिता अनुचित पूर्वाग्रह, भ्रम या समय की बर्बादी के जोखिम से काफी अधिक है तो संबंधित नियमों के तहत गवाही को बाहर रखा जाना चाहिए और समान रूप से संतुलित होना चाहिए। तथ्य के किसी भी मुद्दे पर विशेषज्ञ गवाही और इसके आवेदन के महत्व पर संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्वानों द्वारा संदेह किया गया है। उस देश में प्रचलित कानून के तहत भी किसी विशेषज्ञ की राय वैज्ञानिक, विशिष्ट और अनुभव आधारित होनी चाहिए। विशेषज्ञों की राय में टकराव वहाँ एक प्रचलित प्रथा है। ऐसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए डेविड एच के और अन्य लेखकों ने द न्यू बिगमोर ए ट्रीटीज ऑन एविडेंस एक्सपर्ट एविडेंस 2004 में निम्नलिखित राय व्यक्त की। जिला न्यायालय की राय से पता चलता है कि एक फार्माकोलॉजिस्ट ने दावा किया कि संभवतः डेनोक्राइन के कारण ही वादी की मृत्यु फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप से हुई, लेकिन इस राय के पीछे के तर्क को अस्पष्ट शब्दों में बताता है। केवल फार्माकोलॉजी में व्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण और एक अनिर्दिष्ट वैज्ञानिक तकनीकी का हवाला देता है जो
महामारी विज्ञान, नैदानिक और पशु अध्ययनों के साथ साथ वादी के मेडिकल रिकॉर्ड और मेडिकल इतिहास पर निर्भर थी। इन अध्ययनों की प्रकृति और रोगी के रिकॉर्ड से उनके संबंध को अघोषित छोड़ दिया गया है। जिला न्यायालय ने विशेष गवाही को स्वीकार करने का औचित्य साबित करने के लिए उसी मंत्र का जाप किया। इसने दावा किया कि अन्य विशेषज्ञ इसी तरह डेनोक्राइन और फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप और वादी के मेडिकल रिकॉर्ड और मेडिकल इतिहास से संबंधित चिकित्सा साहित्य की सावधानी पूर्वक समीक्षा के आधार पर अपनी गवाही देते हैं। अपील अदालत ने 2 विशेषज्ञों की गवाही पर विस्तार से बताया। चिकित्सक एक उचित चिकित्सीय निश्चितता के साथ आश्वस्त था कि डेनोक्राइन ने श्रीमती जोजोविच के पीपीएच का कारण बना, क्योंकि ओवरडोज और बीमारी की शुरुआत और अन्य संभावित कारणों को बाहर करने के विभेदक एटिलॉजी विधि के बीच अस्थायी संबंध था। फिर भी यहाँ विभेदक एटिलॉजी पीपीएच के विभेदक निदान से अधिक कुछ नहीं था। पीपीएच के कारण आमतौर पर अज्ञात हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि माना जाने वाला एक मात्र अन्य संभावित वैकल्पिक कारण डेनोक्राइन के अलावा अन्य दवाएं थीं। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि ऐसा विभेदक एटिलॉजी किसी भी तरह की चिकित्सीय निश्चितता के लिए कारण है कि निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। फार्माकोलॉजिस्ट, जो एक मेडिकल डॉक्टर नहीं था, ने वैज्ञानिक निश्चितता की एक उचित डिग्री के लिए गवाही दी। डेनोक्राइन के ओवरडोज से अधिक संभावना है पीपीएच हुआ और मुक्त टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन में वृद्धि जो एक साथ लेने पर संभवतः एंडोथेलियम की शिथिलता का कारण बनती है, जिससे पीपीएच होता है। संक्षेप में वादी के विशेषज्ञों को यह नहीं पता था कि उच्च रक्तचाप का और क्या कारण हो सकता है, और उन्होंने दवा से उक्त रक्तचाप तक जाने वाली एक कारण श्रृंखला के बारे में एक अनुमान पेश किया। यह तर्क कुछ नैदानिक सिफारिशों को सही ठहराने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। श्रीमती को दी गई सलाह में उदाहरण के लिए जोजोविच को दवा बंद करने के लिए कहा, लेकिन क्या यह पर्याप्त है कि एक विशेषज्ञ ने केवल पीपीएच या अस्पष्टीकृत फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप के उचित निदान की गवाही दी, जैसा कि इस स्थिति को भी जाना जाता है, बल्कि एक नया स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करने में सक्षम हो जिसे अभी तक सत्यापित नहीं किया गया है, यहां तक कि एक पशु मॉडल में भी है। विशेषज्ञ साक्ष्य पर भारतीय कानून किसी भी महत्वपूर्ण रूप से अलग आधार पर आगे नहीं बढ़ता है। किसी विशेषज्ञ का कौशल और अनुभव उसकी राय का चरित्र है, जो अपने आप में तर्कसंगत और विश्वसनीय होना चाहिए। यह कहने का मतलब यह नहीं है कि कोई अन्य दृष्टिकोण संभव नहीं हुआ, लेकिन अगर विशेषज्ञ के दृष्टिकोण को न्यायालय के मन में उचित महत्व मिलता है तो उसे अच्छी तरह से लिखा हुआ और विश्वसनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वसनीय होना चाहिए। डॉक्टर सीएन तिवारी से अपेक्षा की गई थी कि वे उचित तर्क के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करेंगे और सब कुछ न्यायालय की कल्पना पर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मृतक की मृत्यु के मूल कारण के बारे में गंभीर संदेह पैदा किया। उनकी रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कौशल और अनुभव की कमी को दर्शाती है और वास्तव में जांच को छिपाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। माननीय न्यायालय ने कहा कि हमें वास्तव में विभिन्न निर्णयों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, जिनमें यह माना गया है कि विशेषज्ञ की राय का उद्देश्य मुख्य रूप से न्यायालय को अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता करना है। ऐसी रिपोर्ट न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है। न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह रिपोर्ट का विश्लेषण करें, उसे रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य साक्ष्यों के साथ पढ़ें और फिर अपनी अंतिम राय बनाएं कि ऐसी रिपोर्ट भरोसे के लायक है या नहीं। इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए किसी भी दिए गए मामले में हस्तलेखन विशेषज्ञों की 2 परस्पर विरोधी राय हो सकती हैं और दोनों राय तर्कसंगत हो सकती हैं। ऐसे मामले में न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विशेषज्ञ के आधार, तर्क, दृष्टिकोण और अनुभव की आलोचनात्मक जांच करनी होगी कि दोनों में से किस रिपोर्ट पर न्यायालय सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकता है। विशेषज्ञ की राय की सहायता और मूल निर्वाध है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट हो सकती है जो स्पष्ट रूप से गलत हो या जानबूझकर इतनी विकृत हो कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला अविश्वसनीय हो जाए। लेकिन अगर ऐसे चश्मदीद गवाह अभियोजन पक्ष के अन्य सबूत भरोसेमंद है, विश्वसनीय है और चश्मदीद गवाहों द्वारा दिए गए बयान से मेल खाते हैं, तो न्यायालय विशेषज्ञ की राय को खारिज करने के अपने अधिकार क्षेत्र में होगा। विधिवत साबित की गई विशेषज्ञ रिपोर्ट का अपना साक्ष्य मूल होता है, लेकिन ऐसा मूल्यांकन निर्धारित सीमाओं के भीतर और न्यायालय द्वारा सावधानीपूर्वक जांच के साथ होना चाहिए। एक तरफ चिकित्सा साक्ष्य और नेत्र संबंधी साक्ष्य और दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के बीच पूर्ण विरोधाभास या असंगति अभियोजन पक्ष के मामलों को पूरी तरह से गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है, लेकिन अन्यथा नहीं। मामले की बात करें तो ट्रायल कोर्ट ने जांच अधिकारी की जानबूझकर की गई चूकों और डॉक्टर सीएन तिवारी द्वारा तैयार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया है।
चश्मदीद गवाहों के सुसंगत बयान जिनका अन्य गवाहों ने भी पूरा समर्थन किया और पुष्टि की, और अपराध की जांच जिसमें लाठियों की बरामदगी, जांच रिपोर्ट, घटनास्थल से आरोपी की पकड़ी की बरामदगी, तुरंत एफआईआर दर्ज करना और बहुत कम समय में घायलों की मौत शामिल है, अभियोजन पक्ष के मामले को उचित संदेह से परे साबित करते हैं। PW3 CN तिवारी डॉक्टर और PW6 SI करतार सिंह की ओर से की गई ये चूंकि रिपोर्ट और दस्तावेजों को जानबूझकर दोषपूर्ण तरीके से तैयार करने का उनका एक जानबूझकर किया गया प्रयास है, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और आरोपी को बरी कर दिया जाता। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने न्याय करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सही दृष्टिकोण नहीं अपनाया कि दोषी बच ना पाए। चश्मदीद गवाह का साक्ष्य विश्वसनीय और विश्वास करने योग्य था, जिस पर अदालत ने उचित रूप से भरोसा किया, जिस पर अदालत ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया और उचित रूप से भरोसा किया। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणियों के बावजूद महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम उच्च अधिकारी की ओर से इन चूकों के लिए कोई औचित्य नहीं देखते हैं। इस प्रकार यह उपयुक्त मामला है जहां इस न्यायालय को कारण बताने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए कि क्यों ना उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाए और उन्हें व्यक्तिगत रूप से जांच करने और डॉक्टर CN तिवारी से संबंधित उचित आदेश पारित करने और यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो पेंशन में कटौती सहित उन पर दंड लगाने का निर्देश न दिया जाए। बेशक यह निर्देश तब पारित किया गया था जब डॉक्टर CN तिवारी सेवा में थे, इसलिए उनकी सेवानिवृत्ति दंड लगाने के लिए अप्रासंगिक होगी और सेवा विनियमों में दर्शाई गई अवधि की सीमा इस न्यायालय के आदेश के सामने लागू नहीं होगी। इसी प्रकार पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को भी नोटिस जारी किया जाए कि वे PW6 SI करतार सिंह के विरुद्ध सेवा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करें, चाहे वे सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यदि सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो अधिकारी कानून के अनुसार पेंशन में कटौती या आंशिक कटौती के लिए कार्रवाई करें। अंत में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने निश्चित रूप से कुछ उग्रता के साथ तर्क दिया कि यदि अपीलकर्ता द्वारा अपराध किया भी है तो वह भी धारा 302 IPC के प्रावधानों का आकर्षित नहीं करेगा, धारा 304 IPC के भाग 2 के दायरे में आएगा। दूसरे शब्दों में वह अपराध को धारा 304 IPC के भाग 2 के तहत दंडनीय अपराध में बदलने के लिए प्रार्थना करता है। हम एक ऐसे मामले से चिंतित थे जहां लाठी से लैस 4 व्यक्ति मृतक के खेत में गए। उन्होंने पहले उसे गालियां दी और बिना किसी उकसावे के उस पर लाठी से हमला करना शुरू कर दिया जो उनके पास थी। मृतक की पत्नी और बेटे द्वारा उन्हें रोकने के प्रयासों के बावजूद उन्होंने उस पर हमला करना बंद नहीं किया। इन दोनों गवाहों पर भी हमला किया। इसके बाद वे मृतक पर तब तक हमला करते रहे जब तक कि वह जमीन पर गिरकर मर नहीं गया। पुलिस ने मृतक के शरीर पर 3 चोटें देखी, जिसमें सिर पर एक उभरी हुई चोट भी शामिल है, जिसके बारे में न्यायालय को केवल यह अनुमान लगाना है कि उसकी मृत्यु इसी कारण हुई है। प्रमाणिक और सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अभाव में अभियोजन पक्ष के चश्मदीद गवाहों की सत्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अभियुक्तों द्वारा लिया गया यह तर्क कि उन्हें चोटें आई हैं एक झूठा बचाव था। इससे पहले डॉक्टर CW2 के अनुसार, CW2 यानी CW2 डॉक्टर जिन्होंने की MLC की थी, किनके द्वारा? चौहान, डॉक्टर चौहान जिन्होंने MLC की थी, उनके अनुसार आग्नेयास्त्र की चोट थी, जबकि बचाव पक्ष के अनुसार भी मृतक या उसके बेटे के पास घटना के समय कोई बंदूक नहीं थी। दूसरे, उन्होंने जांच के समय यहां तक कि जब ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तब भी पुलिस के साथ साथ अपनी रिपोर्ट को आगे बढ़ाने का विकल्प नहीं चुना, तब भी उनके द्वारा विकल्प नहीं चुना गया। अभियुक्त व्यक्ति मृतक को मारने के एक साझा इरादे से लाठी लेकर एक साथ गए थे। उन्होंने मृतक पर एक साथ हमला करके अपने इरादे को अंजाम दिया। उन्होंने कोई उकसावा नहीं किया था। इस प्रकार हत्या करने का इरादा स्पष्ट है। यह ऐसा मामला नहीं है जो सीधे तौर पर धारा 304 IPC के भाग 2 के अंतर्गत आता हो। इस प्रकार जैसा कि पूर्वोक्त चर्चा की गई साक्ष्य की सराहना का संक्षिप्त प्रभाव यह है कि हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। इस मामले के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण और विस्तार से चर्चा करने के बाद हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किए गए हैं। पहला, ये क्या है? अपील गुण दोष और सजा की मात्रा दोनों के आधार पर खारिज की जाती है। दयाल सिंह एवं अन्य की जो अपील है वो खारिज की जाती है। बी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशकों को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों ना उनके विरुद्ध 29 जून 1990 के ट्रायल कोर्ट के निर्णय में निहित निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए उचित कार्यवाही
उचित कार्रवाई शुरू की जाए। सी क्या कहता है, उपरोक्त अधिकारियों को CN तिवारी PW3 चाहे वे सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो चुके हों के खिलाफ जानबूझकर कर्तव्य में लापरवाही बरतने ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है जो स्पष्ट रूप से गलत थी और जांच रिपोर्ट और PW6 के बयान के विपरीत थी। नियमों के तहत सीमा पर प्रतिबंध यदि कोई हो लागू नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए न्यायालय के 29 जून 1990 के आदेश द्वारा निर्देशित किया गया था। डॉक्टर CN तिवारी के खिलाफ पेंशन रोकने कटौती करने की कार्रवाई भी उक्त अधिकारियों द्वारा उचित रूप से की जा सकती है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को निर्देश दिया जाता है कि वे SI करतार सिंह चाहे वे सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो चुके हों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें और उसे शीघ्रता से पूरा करें, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर द्वारा बताए गए मृत्यु के कारण का खुलासा न करने के लिए जानबूझकर कर्तव्य का पालन नहीं किया, बिसरा को FSL नहीं भेजा और इस मामले की जांच बेहद लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना तरीके से की। नियमों के तहत सीमा का सवाल यदि कोई हो लागू नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय के निर्देश के अनुसार ऐसी जांच की जाएगी। हम मानते हैं, घोषित करते हैं और निर्देश देते हैं कि यह अधिकार क्षेत्र का उचित प्रयोग होगा, साथ ही न्यायपूर्ण और निष्पक्ष जांच और सुनवाई सुनिश्चित करेगा। न्यायालय ऐसे मामलों में एक विशिष्ट निष्कर्ष लौटाएं जिसमें जानबूझकर कर्तव्य की उपेक्षा, जानबूझकर दोषपूर्ण जांच, अभियोजन पक्ष के मामलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानबूझकर किए गए चूक के कार्य और पेशेवर मानकों और कानून की जांच की आवश्यकताओं का उल्लंघन, जांच एजेंसी विशेषज्ञ गवाहों और यहां तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत गवाहों द्वारा जांच के दौरान कारणों को दर्ज किया जाए। इसके अलावा न्यायालय को अनुशासनात्मक अधिकारियों को कानून के अनुसार उचित अनुशासनात्मक या अन्य कार्रवाई करने का निर्देश देने में पूरी तरह से न्यायसंगत होगा, चाहे ऐसा अधिकारी विशेषज्ञ या कर्मचारी गवाह सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो गया हो। इस मामले में हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि PM डॉक्टर CN तिवारी ने किया और जिसकी मृत्यु हो गई, जिस पर चोटें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी, उस पर डॉक्टर CN तिवारी ने क्या कहा? डॉक्टर CN तिवारी ने कहा है कि कोई चोट नहीं है, ना तो अंदरूनी ना ही बाहरी। क्या है? ना तो अंदरूनी ना ही बाहरी। और SI करतार सिंह ने FSL बिस्तरा नहीं भेजा, जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना कार्य है, लापरवाही है, जो कि जांच के लिए आदेश माननीय न्यायालय ने किया है। तो साथियों, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जांच इन्वेस्टिगेशन निष्पक्षतापूर्ण किया जाना चाहिए, फेयर होना चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए और सही स्थिति प्रकट की जानी चाहिए, चाहे वो विशेषज्ञ हो चाहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, दोनों के लिए जरूरी है। तो साथियों, ये रहा मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट का दयाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य, अपील संख्या 529 AIR 2012, सुप्रीम कोर्ट 3046 दिनांक 3 अगस्त 2012 का। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। आरोपी दयाल सिंह की अपील खारिज हो गई है, स्वीकार नहीं हुई है, लेकिन इसमें जो तथ्य निकल के सामने आए हैं कि लापरवाही, चूक जो कि स्वीकार नहीं होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसी लापरवाही, चूक जो कि बहुत ही गंभीर है, उस स्थिति में आरोपी को फायदा मिलेगा, लेकिन अगर छोटी मोटा विरोधाभास है तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। उपरोक्त निर्णय में स्पष्ट कर दिया गया है। थैंक यू साथियों।